शुरू कर। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंघई, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, शासकीय गीतांजलि कन्या महाविद्यालय भोपाल। प्रिय छात्र छात्राएं एवं मेरे समस्त परम सम्माननीय प्राध्यापकगण, आज जो मेरा विषय रहेगा बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में जो आपका इंडियन कंपनी एक्ट है उसकी जो 4th यूनिट है, और 4th यूनिट में कल मैंने आपसे चर्चा की थी कंपनी संचालकों के संदर्भ में। आज मैं विस्तृत चर्चा आपसे करूंगा कंपनी की सभाओं के बारे में, और सभाओं के संबंध में जो विशिष्ट शब्दावली होती है उस संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा। चूंकि ये लॉ का पेपर है, आपसे अनुरोध है कि इतने कम समय में विस्तृत मेन पॉइंट्स में कवर करूंगा। कुछ जिज्ञासाएं आपकी हो सकती हैं, वो निश्चित रूप से आप मुझसे शेयर करें। डिटेल अगर कुछ छूट जाता है तो आपके यहाँ सम्मानीय प्राध्यापकगण हैं, उनसे आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। आज के जो हमारे देखना क्या हुआ, मुख्य रूप से आज के जो हमारा व्याख्यान रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में आपका जो पेपर है कंपनी एक्ट, भारतीय कंपनी अधिनियम, इंडियन कंपनी एक्ट, उसकी जो 4th इकाई है जिसमें 2 महत्वपूर्ण टॉपिक आपके हैं, कंपनी डायरेक्टर्स और कंपनी की सभाएं। कंपनी डायरेक्टर्स के बारे में कल आपसे मैंने विस्तृत चर्चा की थी। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कंपनी सभाओं के बारे में। जो मुख्य बिंदु आज के हमारे व्याख्यान के रहेंगे उसमें सभा का आशय, कंपनी सभाओं के प्रकार, कितने प्रकार की सभाएं होती हैं कंपनी में, सभा की सूचना क्या होती है, कार्यवाहक संख्या जिसको अपन गणपूर्ति भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कोरम कहते हैं, वो क्या होती है, एजेंडा क्या होता है, इसको कि अपन कार्यसूची, कार्यावली कहते हैं, सभा का अध्यक्ष कौन होता है, वोटिंग क्या है, रिजोल्यूशन क्या होता है, मिनट्स तो कि अपन कार्यवृत्त या सूक्ष्म भी कहते हैं वो क्या होते हैं, और प्रॉक्सी प्रतिपुरुष या जिसको प्रतिनिधि कहते हैं वो कौन होता है, कौन हो सकता है, उसके क्या राइट्स होते हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ये समस्त जो पॉइंट्स हैं एक सभा से संबंधित होते हैं, इसलिए इन सभी बिंदुओं पर आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि सभा होती क्या है। सभी विद्यार्थी समझते हैं, सामान्य भाषा में यदि हम कहें कि जब कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिंदु पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होते हैं तो हम उसको मीटिंग कहते हैं या सभा कहते हैं। किसी भी विशेष विषय सामग्री पर चर्चा करने के लिए जब समूह में कोई चर्चा होती है तो उस समूह को हम सभा कहते हैं। हर क्षेत्र में मीटिंग्स होती हैं, कंपनियों में भी होती हैं। कंपनी एक्ट में सभा का तात्पर्य 2 या 2 से
अधिक व्यक्तियों का पूर्व सूचना अथवा पारस्परिक प्रबंध द्वारा किसी कार्य का परामर्श करने या किसी विषय पर विचार करने के लिए एक साथ एकत्रित होना है। सभा का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों का, अर्थात अगर मान लीजिए हमें सभा करना है तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। जैसा मैं आपसे निवेदन करूं कि ला का पेपर है, कई जगह अपवाद भी होते हैं कि कभी कभी प्रश्न उठता है कि क्या एक व्यक्ति की सभा नहीं हो सकती, तो उसके अपवाद होते हैं। ला में व्यवस्थाएं दी गई हैं। कई यहाँ पर निर्णय माननीय न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों पर भी वो कोई भी निर्णय निर्भर कर जाता है। तो सामान्य रूप से दो या दो से अधिक व्यक्तियों का पूर्व सूचना अथवा पारस्परिक प्रबंध द्वारा किसी कार्य का परामर्श करने या किसी विषय पर विचार करने के लिए एक साथ एकत्रित होना है। अर्थात जब कोई कंपनी के विभिन्न सदस्य, वो अंशधारी भी हो सकते हैं, ऋण पत्रधारी भी हो सकते हैं, लेनदार भी हो सकते हैं, ये सभी व्यक्ति आपस में मिलकर जब किसी विषय पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होते हैं तो हम उसको मीटिंग कहते हैं। सभा, एक कंपनी अधिनियम में सभाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। तो कंपनी की जो सभाएं होती हैं वो अंशधारियों की सभाएं होती हैं, संचालकों की सभाएं होती हैं, लेनदारों की सभाएं होती हैं, ऋण पत्रधारियों की सभाएं होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो अंशधारियों की सभाएं होती हैं वो वैधानिक सभा होती है, वार्षिक साधारण सभा होती है, असामान्य साधारण सभा होती है और कई वर्ग सभाएं भी होती हैं। संचालकों की सभाओं में संचालकों की सभाएं और संचालकों की समितियों की सभाएं, लेनदारों की सभाएं, ऋण पत्रधारियों की सभाएं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, सबसे पहले हम जो आपको समझाएंगे वो अंशधारियों की सभाएं। अंशधारियों की सभाएं मुख्य रूप से तीन, जो वैधानिक सभा, वार्षिक साधारण सभा और असामान्य साधारण सभा, ये मुख्य होती है। वर्ग सभाएं भी होती हैं इसमें, लेकिन मुख्य तीन हैं। तो उनके बारे में सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे। जो कंपनी की वैधानिक सभा होती है, तो कंपनी की जो वैधानिक सभा होती है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जो कंपनी की वैधानिक सभाओं में चर्चा हेतु लाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि वैधानिक सभा कंपनी के जो कार्यकाल होता है एक बार ही जीवन में बुलाई जाती है। सर्वप्रथम जब किसी कंपनी की स्थापना होती है, उसके पार्षद, सीमा नियम, पार्षद, अंतर नियम बन जाते हैं, संचालक मंडल का गठन हो जाता है, तो अंशधारियों की एक सभा बुलाई जाती है जिसमें वैधानिक सभा जिसको कहते हैं। वैधानिक सभाओं में सामान्य रूप से जब से कंपनी स्थापित हुई है, कंपनी के प्रवर्तन से लगा के, समावेलन से लगा के, व्यापार प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र से लगा के, पार्षद नियम बनने से लगा के, अंतर नियम बनने से लगा के, सभी मुद्दों पर चर्चा वैधानिक सभा में की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के जीवन काल में वैधानिक सभा एक ही बार होती है, ठीक है। तो वैधानिक सभाओं में कंपनी के शुरू होने से लगा के उसके चालू होने तक जितने भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो पार्षद सीमा नियम से संबंधित हो, पार्षद अंतर नियम से संबंधित हो, पूंजी से संबंधित हो, प्राविवरण निर्गमन से संबंधित हो, वो सभी मुद्दे इसमें लाए जाते हैं। तो वैधानिक सभा कंपनी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभा होती है। वैधानिक सभा बुलाने के अभाव में, जैसे उसका नियम है कि विद इन 1 मंथ बुला ली जाना चाहिए, तो मैक्सिमम 6 मंथ में, मतलब कंपनी शुरू हुई 1 महीना के अंदर मिनिमम उसको बुला लें, या मैक्सिमम 6 मंथ में उसको कंपनी की वैधानिक सभा हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कंपनी की वैधानिक सभा अपने निर्धारित समय में नहीं हो पाती है तो कंपनी का समापन भी होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि वैधानिक सभा जो होती है कंपनी में बहुत महत्वपूर्ण होती है, अंशधारियों की होती है सभा। वार्षिक साधारण सभा, प्रत्येक कंपनी में प्रतिवर्ष जो अंशधारियों की एक और महत्वपूर्ण सभा होती है जिसको कि हम वार्षिक साधारण सभा कहते हैं, ठीक है। सामान्य मुद्दों के डिस्कशन करने के लिए वार्षिक साधारण सभा बुलाई जाती है। सामान्य रूप से एक साल में 2 वार्षिक साधारण सभा होना चाहिए एक कंपनी में, और दोनों सभाओं के बीच में गैप भी होना चाहिए पर्याप्त। तो वार्षिक साधारण सभाओं में जो दिन प्रतिदिन चलाने के नियम, पार्षद अंतर नियम, उनका डिस्कशन करने के लिए
और जो और कुछ मुद्दे होते हैं वो वार्षिक साधारण सभाओं में लाए जा सकते हैं। असामान्य साधारण सभा, कभी कभी क्या होता है, जैसे कंपनी एक्ट में व्यवस्था की गई है कि 2 वार्षिक साधारण सभाओं के बीच में सामान्यतः 15 माह का अंतराल होना चाहिए। अब अगर एक वार्षिक साधारण सभा हो जाती है, अब उसके एक जो कि दूसरी वार्षिक साधारण सभा बुलाने के लिए जो अंतर है, उस अंतर 15 माह में समान रूप से बुला ली जाना चाहिए। अब अगर कोई एक ऐसा मुद्दा है कि जिसका डिस्कशन करने के लिए सभा बुलाना आवश्यक है और अभी अभी वार्षिक साधारण सभा हुई है, 1 महीना बाद ऐसा लगता है कि हमको किसी विशेष मुद्दे पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, तो फिर असामान्य साधारण सभा बुलाई जा सकती है। ठीक है, असामान्य साधारण सभा आवश्यकता होने पर बुलाई जा सकती है, इसका आप लोग ध्यान रखें। वार्षिक साधारण सभा तो जरूरी है बुलाना, वैधानिक सभा तो कंपनी के जीवन काल में बुलाई जा सकती है, लेकिन असामान्य साधारण सभा, जैसा कि मैंने आपको बुलाया आवश्यकता होने पर कि एक साधारण सभा हो गई, वार्षिक साधारण सभा, फिर कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है कि जिसके लिए सभा में प्रस्ताव पास होना जरूरी है, तो फिर वो हम एक असामान्य साधारण सभा बुलाकर उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। कभी कभी क्या होती है, छोटी छोटी अंशधारियों की वर्ग सभाएं भी आवश्यकता अनुसार, बीच बीच में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, आपस में डिस्कशन करने के लिए वर्ग सभाओं का भी आयोजन किया जाता है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से वैधानिक सभा, वार्षिक साधारण सभा बहुत आवश्यक होती है, जो कि प्रत्येक कंपनी के लिए बुलाना। अब होती है संचालकों की सभाएं। संचालक जो होते हैं, जैसे मैंने कल आपको विस्तृत इसके बारे में आपसे डिस्कशन किया था कि संचालक कंपनी के प्रतिनिधि होते हैं। कंपनियों का जो संचालन किया जाता है वो अंशधारियों द्वारा चुने गए संचालकों के द्वारा उनका संचालन किया जाता है, और जो संचालकों के समूह होते हैं जिसको अपन संचालक मंडल कहते हैं, तो संचालक मंडल भी अपनी सभाएं करते हैं और आवश्यक निर्णय उसमें लेते हैं। संचालकों की सभाएं होती हैं और संचालकों की समितियों की सभाएं भी होती हैं, कि अर्थात कभी कभी कुछ विशेष मुद्दों को लेकर संचालकों की समिति बना दी जाती है, और वो अपनी, जैसे मान लीजिए 11 संचालक हैं, तो पूर्ण रूप से जब संचालक मंडल की सभा होगी तो 11 संचालक मंडल बैठकर आपस में निर्णय करेंगे। लेकिन मान लीजिए किसी विषय पर किसी 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है संचालकों की, तो वह विशेष समिति उस विशेष मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए वह समिति भी आपस में बैठकर निर्णय ले सकती है। लेनदारों की सभाएं होती हैं, कंपनी के बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं जो आपस में सभाएं करते हैं। सभाएं होती हैं, जिस प्रकार अंशधारियों की सभाएं होती हैं, उसी प्रकार कंपनियों के जो ऋण पत्रधारी होते हैं वो भी आपस में डिस्कशन करने के लिए अपनी सभाओं का आयोजन करते हैं। तो इस देखा कि कंपनी की जो विभिन्न प्रकार की सभाएं होती हैं, अंशधारियों की सभाएं होती हैं, संचालकों की सभाएं होती हैं, लेनदारों की सभाएं होती हैं और ऋण पत्रधारियों की सभाएं होती हैं। ये महत्वपूर्ण सभाएं कंपनी की होती हैं। अब हम उस विशेष कुछ उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं सभाओं के संदर्भ में, जिनके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सभा की सूचना। सभी सभाओं की सूचना सदस्यों के पास निर्धारित समय पर पहुंच जाना चाहिए। रूप से अवधि 21 दिन होती है, अर्थात सभा की सूचना सामान्य रूप से 21 दिन पूर्व सभी सदस्यों के पास पहुंच जाना चाहिए। अगर अंशधारियों की सभाएं हैं, ऋण पत्रधारियों की सभाएं हैं, संचालक मंडल की सभाएं हैं, लेनदारों की सभाएं हैं, तो जिसका जो दायित्व होता है, सामान्य रूप से सभाओं की सूचना देने का दायित्व सचिव का होता है। तो अगर मान लीजिए कोई सभा का आयोजन हो रहा है तो उसकी विधिवत सूचना, नोटिस जो होता है उस सदस्य के पास 21 दिन पूर्व पहुंच जाना चाहिए सामान्य रूप से। अंशधारियों की यदि सभा होती है, चाहे वो साधारण सभा हो, वैधानिक सभा हो, उसकी सूचना सचिव के द्वारा प्रत्येक अंशधारी के पास कम से कम 21 दिन पूर्व पहुंच जाना चाहिए सामान्य रूप से। सभा की सूचना के बाद इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है, कार्यवाहक संख्या। आपको टिप्पणी लिखने भी आती है इसमें, विगत कई वर्षों में पूछा भी गया है कि कोरम क्या है। इस पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए या टिप्पणी लिखिए। कार्यवाहक संख्या
सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जिसका किसी विषय के संबंध में कानूनी तौर पर निर्णय लिए जाने से पूर्व सभा में उपस्थित होना आवश्यक है। कोरम, गणपूर्ति। सामान्य रूप से प्रत्येक सभा में यह तय किया जाता है कि न्यूनतम इतनी सदस्य संख्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 अंतर नियमों के द्वारा वो तय की जाती है। ठीक है, प्रत्येक अंतर नियमों में अलग अलग न्यूनतम संख्या तय की जाती है कि इतनी तो न्यूनतम संख्या होना चाहिए, तब तो हम उसके बारे में उस जिस मुद्दे को लेकर सभा बुलाई गई है उस मुद्दे पर हम डिस्कशन करें। मान लीजिए अंशधारियों की सभा बुलाई गई है और उसमें कोरम निर्धारित होने का साहब कम से कम 20 सदस्य तो होना चाहिए, आए 5 सदस्य। ठीक है, तो कभी कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लिखा रहता है कि कोरम के अभाव में या आवश्यक कार्य संख्या के अभाव में मीटिंग स्थगित की जाती है, पुनः 1 घंटे बाद उसी स्थान पर मीटिंग फिर से आयोजित की जाए, ऐसा आप कभी कभी पढ़ते होंगे, लिखा रहता है। ठीक है, तो जो न्यूनतम संख्या होती है अंतर नियमों के अनुसार जो निर्धारित की जाती है प्रत्येक सभा के लिए, वही न्यूनतम संख्या, अर्थात उस सभा में कम से कम इतने न्यूनतम सदस्य तो होना ही चाहिए। ठीक है, वही न्यूनतम संख्या कोरम कहलाती है, किसी भी सभा की कार्यवाहक संख्या, अर्थात उस मीटिंग की कार्यवाही करने के लिए उस सदस्य के इतने तो न्यूनतम सदस्य होना ही चाहिए, अर्थात उसके अभाव में मीटिंग नहीं हो पाएगी, तो उसको हम कोरम कहते हैं। ठीक है, तो सभा के संदर्भ में ये कोरम की परिभाषा। एजेंडा किसको कहते हैं? ठीक है, ये भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कार्यसूची पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, कार्यसूची क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो कार्यसूची किसको कहते हैं? सभा में विचार करने के लिए जो विषय सदस्यों के समक्ष लाए जाते हैं एवं जिन पर सभी सदस्य विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं उसे एजेंडा कहते हैं। क्लियर? अर्थात एजेंडे का क्या तात्पर्य? जब कोई सभा बुलाई जाती है और उसकी सूचना सामान्य रूप से सभा के प्रत्येक सदस्य को दी जाती है, तो उसमें कार्यसूची भी लगाई जाती है। ध्यान रखिएगा, एजेंडा जाता है प्रत्येक सदस्य के बारे में कि प्रत्येक सदस्य को सभा के पूर्व यह जानने का अधिकार है कि आज जो ये सभा बुलाई जा रही है या आगामी दिनों में जो सभा जिसकी हमें सूचना प्राप्त हुई है उसका एजेंडा क्या है, कार्यसूची क्या है, किन विषयों पर उसमें चर्चा होना है, उन विषयों की सूचना पूर्व से सदस्यों को पता होना चाहिए। यह एजेंडा जब भी सभा की सूचना जाती है प्रत्येक सदस्य को उस सभा की सूचना में एजेंडा लिखा रहता है। कार्यसूची बाकायदा आपकी लिखा रहेगी कि जिस प्रयोजन से ये सभा हो रही है उसके विषय क्या है, किन मुद्दों को लेकर वो सभा होगी, उन सभा में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि विचार विमर्श करना है। ठीक है ना, वो एजेंडा कहलाता है, वो सभा की कार्यसूची कहलाती है जो पहले से निर्धारित की जाती है। ठीक है ना। कार्य, अब देखिए एजेंडा बनाना भी एक कला का काम है जो कि सामान्य रूप से सचिव के द्वारा बनाया जाता है कि कार्यसूची बनाते समय बिल्कुल ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि विषय जो हो बिल्कुल स्पष्ट हो, सदस्यों को समझ में आ जाए कि किन विषयों पर चर्चा होना चाहिए, संक्षिप्त एवं पूर्ण भी होना चाहिए, एकदम भी संक्षिप्त नहीं होना चाहिए और बहुत लंबे भी नहीं होना चाहिए, कि बिल्कुल पॉइंट्स में लिखे जाना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि कार्यसूची, जैसे मान लीजिए लाभांश का विषय आना है तो लाभांश पे चर्चा, ठीक है, या संचालकों की नियुक्ति होना है तो संचालकों की नियुक्ति पर चर्चा, तो बिल्कुल स्पष्ट, संक्षिप्त भी हो गया और सामने वाले सदस्य को समझ में भी आ जाएगा कि देखो लाभांश पे चर्चा होने वाली है या संचालकों की नियुक्ति पर चर्चा होने वाली है या संचालकों के पारिश्रमिक पर चर्चा होने वाली है, ठीक है, या संचालकों के रिटायरमेंट पर चर्चा होने वाली है। ये उस पे आपका स्पष्ट उल्लेख प्रत्येक कार्यसूची में होना चाहिए। तो कार्यसूची बनाते समय, क्योंकि ये भी एक कला होती है, नहीं तो पता चला 2-4 पेज की कार्यसूची चली जाए और वो सदस्य उसको पढ़ ही ना पाए या उसको समझ ही भी ना आए कि किन उद्देश्यों को, किन मुद्दों को लेके मीटिंग बुलाई गई है।
एजेंडा इसलिए उसको पता होना जरूरी है कि वो भी प्री प्लान कर ले, वो भी ये आप जब उसको एजेंडा पता चल जाता है तो वो भी बिल्कुल पूर्ण तैयारी से आता है कि हमें अगर मान लीजिए लाभांश के संदर्भ में चर्चा होना है या संचालकों की नियुक्ति के संदर्भ में चर्चा होना है या संचालकों के पारिश्रमिक के संबंध में चर्चा होना है तो वो भी अध्ययन करके आए। यह इसलिए एजेंडा पहले से कंपनी के सदस्यों के पास पहुंचना जरूरी होता है। कोई भी, ये तो मैं कंपनी के संदर्भ में बात कर रहा हूं, आप अगर मान लीजिए जैसे छात्र संघ की कोई मीटिंग है और छात्र संघ की मीटिंग बुलाने के लिए आपने सदस्यों को सूचना दी, तो उसके पहले सभी सदस्यों को उसका एजेंडा कि आप क्यों बुलाना चाहते हैं, उसकी प्रॉपरली उनको सूचना देने समय एजेंडा दिया जाता है कि किन मुद्दों को लेके हमें चर्चा करना है, कॉलेज की समस्याओं को लेके, परीक्षाओं को लेके, तिथियों को लेके, किन मुद्दों को हमको लेके हम अपनी मीटिंग करना चाहते हैं। तो प्रत्येक सदस्य तैयारी से आता है कि हमें इस मुद्दे पर अपने क्या विचार रखना है। ठीक है, तो ये कार्यसूची होती है, एजेंडा होता है, उसमें महत्वपूर्ण हमको एजेंडा बनाते समय कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सभा का अध्यक्ष, कोई भी जब मीटिंग होती है तो बिना अध्यक्ष के नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जब भी कोई सभा की बैठक होती है तो उसका एक चेयरमैन होना जरूरी होता है। सभा अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जिसके नियंत्रण एवं निर्देशन में सभा की कार्यवाही शुरू की जाती है। अगर कोई विषय जो कि एजेंडा में नहीं है और सभा में लाना आवश्यक है तो अध्यक्ष की अनुमति से उस विषय को लाया जा सकता है। अब देखिए सभा के अध्यक्ष का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। सबसे पहले तो उसका जो सभा होती है, चूंकि उसमें बहुत सारे सदस्य मौजूद होते हैं, उन पर नियंत्रण रखने के लिए सभा के अध्यक्ष का होना जरूरी होगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपने लोकसभा बात को बोलने लगते हैं तो फिर उसको कंट्रोल कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो प्रत्येक सभा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सभा का अध्यक्ष होना बहुत जरूरी होता है। और कई बार आपने यदि पढ़ा होगा, एजेंडा जब जाता है सदस्यों के पास में तो अगर जो उस पर जिन जिन विषयों पर विचार होना हो उसका तो लिखा ही रहता है, अंत में लिखा रहता है सभा के अध्यक्ष की अनुमति से और कोई विषय। ठीक है, अर्थात अगर मान लीजिए वो एजेंडे में सम्मिलित नहीं है और कोई उसी समय आता है किसी सदस्य के दिमाग में कि ये विषय रखा जाना बहुत जरूरी है तो अध्यक्ष की अनुमति से वो विषय लाया जा सकता है। तो सभा के अध्यक्ष का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। पूरी सभा की कार्यवाही का वो संचालन करता है, अनुशासन को बनाए रखता है, नियंत्रण को बनाए रखता है, नियंत्रण रखता है प्रत्येक सदस्य के ऊपर, उनके डायरेक्शन में काम करती है वो सभा। और कोई ऐसे निर्णय हो, कोई ऐसे विषय होते हैं जो कि अध्यक्ष की अनुमति से अगर पहले से एजेंडा में दर्ज नहीं है तो वो अध्यक्ष की विशेष अनुमति से वो विषय लाए जा सकते हैं। तो सभा का जो अध्यक्ष होता है वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। मतदान, सबने मतदान शब्द आप लोगों ने सुना होगा, वोटिंग आपने की होगी। कई बार सभाओं में रखे गए प्रस्ताव पर सर्वसम्मति नहीं मिल पाती, अतः निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सदस्यों द्वारा वोटिंग के माध्यम से निर्णय करवाया जाता है। वोटिंग जैसे आप देखा होगा कि आप अपने यहाँ पार्षदों को चुनते हैं, वोट डालते हैं, विधायकों को चुनते हैं, वोट डालते हैं, सांसदों को चुनते हैं, वोट डालते हैं। उसी प्रकार कंपनी की सभाओं में भी वोटिंग होती है। वोटिंग की आवश्यकता कब पड़ती है, जब कोई प्रस्ताव आता है। अब वो प्रस्ताव पे या तो सर्वसम्मति बनना चाहिए कि हाँ सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रस्ताव पर सर्वसम्मति नहीं बनती है, मत भिन्नताएं होती हैं, कुछ सदस्य अलग कहते हैं, कुछ सदस्य अलग कहते हैं। अब निर्णय कैसा है? ठीक है, अगर मान लीजिए ये संचालकों के नियुक्ति के संदर्भ में आया, कुछ कह रहे होना चाहिए, कुछ कह रहे नहीं होना चाहिए। पारिश्रमिक के संदर्भ में आ रहा, कुछ कह रहे कि होना चाहिए पारिश्रमिक, कुछ कह रहे नहीं होना चाहिए पारिश्रमिक, उनको केवल सुविधाएं दीजिए। अब कैसे निर्णय हो? तो फिर सदस्यों की वोटिंग कराई जाती है। ठीक है ना, अब वोटिंग कराने के भी बहुत सारे मेथड होते हैं, वो आप जानते हैं। कई बार क्या होती है कि अध्यक्ष डिसाइड करता है कि उन्होंने कहा साहब हाथ खड़े करके बताइए कि इस प्रस्ताव के पक्ष में कितने लोग हैं, हाथ खड़े करिए। हाथ खड़े कर दिए, उनको गिन लिया। फिर अध्यक्ष कहेगा विपक्ष में कितने हैं, हाथ खड़े करिए, उनको गिन लिया। अगर पता चला कि पक्ष में 20 लोगों ने हाथ खड़े किए और विपक्ष में 10 लोगों ने हाथ खड़े किए, वोटिंग किसके पक्ष में हुई? पक्ष के। कि उन्होंने कहा साहब
कंपनी के संचालकों को पारिश्रमिक मिलना चाहिए कि निश्चित। पक्ष में कितने लोग हैं? तो उन्होंने कहा 20 लोगों ने हाथ खड़े किए। विपक्ष में कितने लोग खड़े किए? प्रस्ताव पास हो जाएगा कि मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पक्ष में अधिकतम सदस्यों ने अपनी वोटिंग की। तो हाथ खड़े करके वोटिंग करवाई जा सकती है, गुप्त मतदान द्वारा पर्ची सिस्टम से भी करवाई जा सकती है। ठीक है, कि पर्ची अपनी अपनी अलग डाल दो कि कितने लोग ऐसे हैं जो इसके पक्ष में, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने विपक्ष में हैं, वो भी एक तरीका होता है। यस और नो आवाज लगा के कितने लोग यस, कितने लोग नो। तो कहने का मतलब ये है कि वोटिंग करने का तरीका है जो कि किसी भी मत भिन्नता की स्थिति में वोटिंग करवाई जाती है, जब सर्वसम्मति नहीं बनती है। ठीक है, ये भी अध्यक्ष के निर्देशन में होता है, अध्यक्ष के नियंत्रण में होती है वोटिंग। अब हम देखते हैं रिजोल्यूशन। प्रस्ताव का अर्थ सभा में उचित रूप से पारित या स्वीकृत सुझाव से होता है, अर्थात सभा के समक्ष प्रस्तुत किसी सुझाव पर कंपनी के वैधानिक निर्णय को प्रस्ताव करते हैं। रिजोल्यूशन जिसको अपन कहते हैं, जो प्रस्ताव, जो कि विषय आते हैं कंपनी सभाओं के समक्ष में और जो विषय निर्णय बन जाते हैं, दैट इज प्रस्ताव, अपन जिनको अपन कह सकते हैं। अब प्रस्ताव जो होते हैं, तो प्रस्ताव दो प्रकार के होते हैं या दो प्रकार के विषय होते हैं। एक तो होता है साधारण प्रस्ताव और दूसरा होता है विशेष प्रस्ताव। साधारण प्रस्ताव और विशेष प्रस्ताव में अंतर केवल इतना है कि साधारण प्रस्ताव एक सामान्य बहुमत से पास हो जाता है, लेकिन विशेष प्रस्ताव के लिए कम से कम 2/3 मेजॉरिटी होना आवश्यक है, अर्थात 75% सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके लिए विशेष प्रस्ताव ही होना आवश्यक है, वो विशेष प्रस्ताव के रूप में ही लाए जाएंगे। तो साधारण प्रस्ताव में ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा कंपनी के नाम में संशोधन करना हो, थोड़ा बहुत, कंपनी के नाम में परिवर्तन नहीं, कंपनी के नाम में थोड़ा सा संशोधन करना हो, तो हम साधारण प्रस्ताव के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है ना। प्राविवरण जो निर्गमित किया जाता है कंपनी के द्वारा, आप लोगों ने कल मैंने आपसे चर्चा की थी प्राविवरण कि जब जो प्राविवरण निर्गमित किया जाता है, अगर उसकी शर्तों में परिवर्तन करना हो तो साधारण प्रस्ताव के द्वारा परिवर्तन हो सकता है। अगर मान लीजिए ये निर्णय लेना हो कि जो अंश निर्गमित किए जा रहे हैं उसको डिस्काउंट पर निर्गमित हो या प्रीमियम पर निर्गमित हो, तो वो भी साधारण प्रस्ताव के द्वारा उसको हम पास कर सकते हैं। लाभांश की घोषणा करना हो तो वो भी साधारण प्रस्ताव, साधारण प्रस्ताव का मतलब होता है एक सामान्य बहुमत के द्वारा उसको हम पास कर सकते हैं। ठीक है। अंकेक्षकों की नियुक्ति करना हो तो वो भी एक साधारण प्रस्ताव के माध्यम से हम ला सकते हैं और उस प्रस्ताव को पास कर सकते हैं। संचालकों की नियुक्ति करना हो वो भी हम एक साधारण प्रस्ताव के माध्यम से कर सकते हैं। संचालकों का पारिश्रमिक तय करना हो वो भी हम साधारण प्रस्ताव के रूप में कर सकते हैं उसको लाके। परिसमापक, लिक्विडेटर्स जिसको अपन कहते हैं, जब कंपनी का समापन होता है तो एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसकी देखरेख में कंपनी का समापन होता है, तो उसमें उस व्यक्ति को, जिसको हम परिसमापक कहते हैं, अगर उसकी नियुक्ति होना हो वो भी हम साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करके उसकी नियुक्ति कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ सामान्य विषय जो हमने आपके समक्ष अभी बताए, ये हम साधारण सभाओं में ला सकते हैं, साधारण प्रस्ताव के रूप में ला सकते हैं, साधारण प्रस्ताव के रूप में, इनको हम साधारण प्रस्ताव कहते हैं कि सामान्य बहुमत से ये कुछ विषय होते हैं जो पास हो जाते हैं। अब कुछ होते हैं विशेष प्रस्ताव जिसको अपन स्पेशल रिजोल्यूशन कहते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि विशेष प्रस्ताव के रूप में जो विषय लाए जाते हैं वो 2/3 मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। ठीक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन। ठीक है, या पार्षद अंतर नियमों के वाक्यों में परिवर्तन। ठीक, जैसे मान लीजिए नाम में ही पूरा का पूरा कंपनी के नाम में संशोधन करना है, रेक्टिफिकेशन नहीं, टोटली ही संशोधन करना, नाम ही बदलना है कंपनी का, तो हमें विशेष प्रस्ताव लाना पड़ेगा। कंपनी के उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन करना है, कंपनी के पूंजी वाक्य में परिवर्तन करना है, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय वाक्य में परिवर्तन करना है, तो हमें विशेष प्रस्ताव लाना पड़ेगा। विशेष प्रस्ताव के रूप में वो विषय आएगा और 2/3 मेजॉरिटी से वो पास होगा। ध्यान रखिएगा कि जो ये विषय हैं कि कंपनी के पार्षद नियमों में परिवर्तन विशेष प्रस्ताव से ही होगा। कंपनी के पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन, कंपनी के पार्षद अंतर नियमों में भी अगर परिवर्तन करना है तो विशेष प्रस्ताव आएगा। ठीक है,
वह विषय विशेष प्रस्ताव के रूप में आएगा और 75% उसमें, ठीक है, 3/4 मेजॉरिटी जो होगी उससे ही वो पास होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि जैसा मैंने आपको बताया कि पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन, पार्षद सीमा नियमों में परिवर्तन, सीमा नियम में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मान लीजिए नाम में परिवर्तन करना हो, उद्देश्यों में परिवर्तन करना हो, रजिस्टर कार्यालय के स्थान में परिवर्तन करना हो, पूंजी वाक्य में परिवर्तन करना हो, ठीक है, तो हमको विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। अंतर नियमम जो कि सामान्य नियम, वह इसमें नियम होते हैं जिसमें कंपनी का संचालन होता है, जिन नियमों के तहत उनमें भी परिवर्तन करना हो हमको, जो पूर्व में बन जाते हैं, तो भी हमें विशेष प्रस्ताव लाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमें कंपनी के समापन के लिए न्यायालय में आवेदन देना हो, तो हमें प्रस्ताव तो पास करना पड़ेगा ना। कोई भी निर्णय लेना है तो कंपनी की सभाओं में वो निर्णय पहले प्रस्ताव के रूप में आएगा, रिजोल्यूशन के रूप में आएगा, पूर्ण बहुमत से वो पास होगा, है ना। अब इसमें भी अगर कंपनी का समापन, हमें समापन के लिए आवेदन देना है, ठीक है, तो विशेष प्रस्ताव के रूप में आएगा, ठीक है ना, 3/4 मेजॉरिटी से वो पास होगा। तो ये हमने कुछ ऐसे आपसे मुद्दे चर्चा किए कि प्रस्ताव जो आते हैं सभाओं में, निर्णय के रूप में जो पास होते हैं, जिसको रिजोल्यूशन कहते हैं, फिर वो निर्णय बनते हैं, वो फिर नियम बनते हैं। ऐसे प्रस्ताव जो कि कंपनी के सभाओं में पास हो जाते हैं, वो फिर नियम का रूप ले लेते हैं, ठीक है, वो नियम का रूप ले लेते हैं। तो ऐसे कुछ प्रस्ताव जो साधारण प्रस्ताव कहलाते हैं, जो सामान्य बहुमत से हम पास करा सकते हैं, जो कि आपके सामने हमने चर्चा की। और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका कि विशेष प्रस्ताव के रूप में आते हैं और लगभग जिसमें 3/4 मेजॉरिटी से वो पास होना जरूरी है, अन्यथा वो नियम नहीं बन पाएगा। जैसे अगर मान लीजिए पार्षद अंतर नियमों में आपको परिवर्तन करना है तो 3/4 मेजॉरिटी वो होना चाहिए, 3/4 मेजॉरिटी से वो पास होना चाहिए, तभी उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये कहलाता है रिजोल्यूशन। कंपनी सभाओं के संदर्भ में एक मिनट्स, सूक्ष्म शब्द आता है। सूक्ष्म किसको कहते हैं? कार्यव्रत जिसको अपन कहते हैं। विगत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मिनट्स पे आप टिप्पणी लिखिए, क्या है मिनट? कार्यव्रत एक ऐसा लिखित अभिलेख होता है जिसमें अंशधारियों की सभा या संचालक मंडल की सभा में की गई कार्यवाहियों, विचार किए गए विषयों और सभा द्वारा उन पर लिए गए निर्णयों का सही और ठीक विवेचन होता है। कार्यव्रत को सूक्ष्म अथवा स्मरण लेख भी कहते हैं। कार्यव्रत लिखने का कार्य सचिव का। किसको कहते हैं सूक्ष्म? जब सभा की कार्यवाही शुरू होती है, सभा में जब कुछ निर्णय लिख लिए जाते हैं तो उनका अभिलेख, रिकॉर्ड कीपिंग करता है सचिव। कौन कौन से निर्णय लिए गए, क्या उसमें चर्चाएं हुई, ये वो लिखता है बाकायदा रजिस्टर में। उसी लेख को मिनट्स कहते हैं। अर्थात कंपनी की सभाओं में, चाहे देखिए मिनट्स हर सभा के लिखे जाएंगे, चाहे वो अंशधारियों की सभा हो, चाहे वो ऋण पत्रधारियों की सभा हो, चाहे वो लेनदारों की सभा हो, चाहे वो संचालक मंडल की सभा हो, ठीक है। उसमें जिन मुद्दों पर, जिन विषयों पर डिस्कशन होता है और जो निष्कर्ष निकलते हैं, उस निष्कर्षों को रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। वो कंपनी का एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। उस रजिस्टर पर जिन सदस्यों की सभा है वो सदस्य अपने हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है ना। उस दिन जो सदस्य मौजूद होते हैं, सचिव पूरे सूक्ष्म, पूरे मिनट्स, पूरे वो उस दिन लिए गए निर्णयों का निष्कर्ष लिखता है। दैट इज मिनट्स का। लिखित होने के उपरांत सभी सदस्य उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। तो सचिव के द्वारा लिखे गए अभिलेख या जो लिखित में जो निष्कर्ष लिखे जाते हैं, जो कि निर्णय लिए गए हैं वो लिखे जाते हैं, उनको ही हम मिनट्स कहते हैं, ठीक है। कार्यव्रत या जिनको अपन सूक्ष्म कहते हैं, ठीक है। ये हमारा आज का व्याख्यान था। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि यदि आपके मन में कोई शंकाएं हों तो वो आप डिस्कशन करें। पूरे व्याख्यान में मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और जो कि विगत परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं प्रश्न। ये कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न से कहूंगा कि आप मुझे इसका उत्तर दें।
पहला है अंशधारी सम्मिलित हो सकता है, अंशधारी सम्मिलित हो सकता है आ हेलो वैधानिक सभा में, बा वार्षिक साधारण सभा में, सा असाधारण सभा में, और दा इनमें से सभी, इनमें से सभी। कृपया बताएं इस प्रश्न का चारों में से कौन सा उत्तर सही है। इनमें से कहाँ से हैं आप, अपना नाम बताइए। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा। हाँ बताएं। राकेश कार, इनमें से सभी। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। अंशधारी सम्मिलित हो सकता है सभी, इनमें से सभी, बिल्कुल करेक्ट आपने आंसर दिया। वैधानिक सभा में अंशधारी शामिल हो सकता है, वार्षिक साधारण सभा में भी और असाधारण सभा में भी, क्योंकि ये तीनों सभाएं अंशधारियों की होती है। बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। दूसरा प्रश्न है मेरा है, कोई दूसरा कॉलेज बताए इसमें, पब्लिक कंपनी की सभा में गणपूर्ति की संख्या होती है, न्यूनतम संख्या कितनी होना चाहिए एक पब्लिक कंपनी में, बताएं कृपया। हेलो और इसका जो विकल्प है आ 3, 4, बा सा 5 और दा 6, मतलब न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होना चाहिए जिसको अपन कोरम कहते हैं पब्लिक कंपनी। हाँ बताएं। हेलो हेलो हाँ जी बताइए। ये नेपा नगर सर नेपा कॉलेज। कहाँ से? सर सब 5। सर नेपा कॉलेज। हाँ आप अपना नाम बताएं। सर फरीदा अंसारी। हाँ क्या है इसका उत्तर? सर 5 100। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। पब्लिक कंपनी की सभा में जो कोरम होता है वो न्यूनतम 5, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अगला प्रश्न, बैठ जाइए। अगला प्रश्न, वैधानिक सभा, कोई और कॉलेज इसका उत्तर दें। वैधानिक सभा कंपनी के जीवन काल में होती है आ 1 बार, बा 2 बार, सा 3 बार और दा बिल्कुल नहीं। वैधानिक सभा कंपनी के जीवन काल में कितने बार होती है, कृपया बताएं। हाँ जी, एक मिनट अभी आप रुकिए, छिंदवाड़ा वालों को मौका मिलेगा। अगर और कोई कॉलेज के छात्र छात्राएं यदि उत्तर देना चाहें तो उनका स्वागत है, अन्यथा छिंदवाड़ा वाले बड़े देने के लिए खड़े हैं। हाँ बताएं नाम आपका। हाँ जी नाम बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। राकेश हाँ कार, बोलिए। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से सर 1 बार। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बैठ जाएं। वैधानिक सभा कंपनी के जीवन काल में 1 बार ही होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, वैधानिक सभा की सूचना कितने दिवस पूर्व भेजना आवश्यक है? वैधानिक सभा की सूचना सदस्यों के पास कितने दिवस पूर्व भेजी जाना चाहिए? एक मिनट छिंदवाड़ा वाले बड़े होशियार दिख रहे हैं। आ 21, बा 14 और सा 30 और दा 60। कृपया और कॉलेज वाले छिंदवाड़ा को छोड़ के यदि कोई और कॉलेज मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे तो मुझे खुशी होगी। देवास वाले बैठे हुए हैं, देवास वाले बताएं। सर नेपा कॉलेज। 1 मिनट नेपाल नगर, रुक जाइए आप। देवास वाले बताएं यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो। नहीं, कन्नौद है, कन्नौद वाले मेरी आवाज सुन रहे क्या? बताएं आप लोग। वैधानिक सभा की सूचना कितने दिवस पूर्व भेजना आवश्यक है? आ 21, बा 14, सा 30 और दा 60। जो भी प्रभारी हैं इस कक्षा के, कोई नहीं है मुझे लग रहा है। चलिए नेपा नगर वाले बताएं आप लोग। सर 21 दिन। वैधानिक सभा की सूचना सर। हाँ जी बताएं। सर नाम क्या, नाम बताएं पहले। सर फरीदा अंसारी। हाँ बताएं। सर 21। बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया, बिल्कुल सही है। वैधानिक सभा की सूचना 21 दिवस पूर्व सदस्यों के पास पहुंच जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अगला प्रश्न है मेरा, संचालक मंडल की सभाओं में
निम्न पर विचार किया जाता है। संचालक मंडल की सभाओं में निम्नलिखित विषयों पर विचार किया जाता है। आ, अंशों का आवंटन। बा, लाभांश की घोषणा। सा, अंशंतरण की स्वीकृति। और दा, इनमें से सभी। कौन से विषय पर संचालक मंडल की सभाओं में विचार किया जाता है? आ, अंशों का आवंटन। बा, लाभांश की घोषणा। अंशंतरण की स्वीकृति। और इनमें से सभी। कृपया बताएं। और कोई कॉलेज? चलिए चलिए, आप लोगों में से बताएं। छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, नेपानगर या कन्नौज के भी कुछ विद्यार्थी हैं। हाँ, बताइए, आप बताइए। सर लाभांश की घोषणा पे। संचालक मंडल की सभाओं में निम्न पर विचार किया। आपने कहा लाभांश की घोषणा। और नेपानगर वाले बताएं। नेपानगर वाले यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो बताएं। इनने कहा लाभांश की घोषणा। नेपानगर वाले बताएं। हाँ, बताइए। सर इनमें से सभी। इनमें से सभी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। नेपानगर वालों ने बिल्कुल सही। देखिए, संचालक मंडल की सभाओं में अंशों का आवंटन, लाभांश की घोषणा, अंशंतरण की स्वीकृति, इन सब मुद्दों पर विचार होता है। ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अगला जो मेरा, हाँ जी, तो इसमें आखिर संचालक मंडल की सभा में लाभांश की घोषणा के अलावा इन सभी में कैसे हो सकता है सर? अरे, संचालक मंडल की सभाओं में ही तो अंश आवंटन पर विचार होगा। सर इसके अलावा भी तो जैसे कि अंशों का आवंटन अपन जैसे कंपनी में पढ़ते थे। हाँ, बताएं बताएं। करें मुझसे आप डिस्कशन। हाँ, अच्छी बात है। क्या होता है मैं बताता हूं। लाभांश की घोषणा करना हो तो संचालक मंडल की सभाओं में वो विचार के लिए आता है। ठीक है ना? अंशों का आवंटन करना हो, निर्गमन करना हो, अंशों की बेयाचना मंगाना हो, अंशंतरण की स्वीकृति हो, ये सभी मुद्दे संचालक मंडल की सभाओं में ही डिस्कशन। क्लियर हो गया? अब अगला मेरा प्रश्न है, संचालक मंडल की सभा बुला सकता है रजिस्ट्रार, संचालक, केंद्र सरकार, कंपनी लॉ बोर्ड। बताएं। संचालक मंडल की सभा बुला सकता है। इसका सही उत्तर है संचालक। संचालकों द्वारा संचालक मंडल की सभा बुलाई जा सकती है। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो कि आपकी अगले महीना परीक्षा होने वाली है, कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और जैसा कि आप जानते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत उसमें पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, आपने पूरे सही किए तो बिल्कुल फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वो प्रश्न होते हैं क्योंकि फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा जो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस इकाई से बन सकते हैं कंपनी की सभाओं से संदर्भ में, उसमें कुछ महत्वपूर्ण है कि जैसे आपसे पूछ सकते हैं वो कि वैधानिक सभा क्या है। कंपनी अधिनियम 1956 में वैधानिक सभा के संबंध में क्या प्रावधान दिए गए। ठीक है, इसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आ सकता है कि कंपनी अधिनियम कौन से सन में आरंभ किया गया, कौन से सन में पास किया गया। तो दैट इज 1956। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी बन सकता है। उसमें संचालक मंडल की सभा का क्या अर्थ है, लघुत्तरीय प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, निम्न पर टिप्पणियां लिखिए। कार्यव्रत क्या है? ठीक, गणपूर्ति कोरम क्या होता है? कार्यव्रत एजेंडा क्या होता है? रिजोल्यूशन क्या होता है? ठीक है ना? तो प्रस्ताव क्या होता है, गणपूर्ति क्या होती है, एजेंडा क्या होता है। ठीक, तो इसमें आपसे संक्षिप्त में पूछा जा सकता है कि कोरम क्या है। कोरम पर आप टिप्पणी लिखिए, एजेंडा पे आप टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना? तो ये कुछ मैंने
इसमें महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में आपसे चर्चा की। अब अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। कोई भी जो भी मैंने आपका कंपनी सभाओं के बारे में आपसे चर्चा की विस्तृत रूप से, अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। स्वागत है आपके प्रश्न। कोई भी जो भी छात्र छात्राएं, यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, तो निश्चित रूप से वो हमसे आप पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद।